पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं लगभग सभी कैंडिडेट्स को पहुंच चुके हैं और जिनको अभी नहीं मिले हैं उन्हें लगातार भेजे जा रहे हैं बाई ईमेल, बाई पोस्ट, इन सब माध्यमों से। अब आगे बात आती है कि एसएससी जीडी 2024 जो सीआईएसएफ है, इसके जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है। या फिर कई सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म है या एसएचओ से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब आपको कह सकते हो इशू कराना है। तो उन सबको कैसे आपने फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है उसकी, या कैसे जमा करने हैं, एक एक चीज़ को देख रहे होंगे। कितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब पे भी बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ इसकी ज्वाइनिंग से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिल रही होगी। इससे पहले हम बीएसएफ पे भी वीडियो बना चुके हैं और बीएसएफ के सारे जितने भी फॉर्म थे, चाहे वो एनरोलमेंट फॉर्म हो, अटेस्टेशन फॉर्म हो या नॉमिनेशन फॉर्म हो, उसे हम फिल करके दिखा चुके हैं कि किस तरह से आपको फिल करना है और एक एक चीज़ उसमें बताइए। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अदर फोर्सेज जो है, चाहे वो आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो या असम राइफल्स हो, एसएसएफ हो, या फिर जो भी फोर्स अपनी बचती है, एसएसबी हो जाती है, तो उन सब के बारे में लगातार हम वीडियो लाते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या हम वीडियो कब कब लाने वाले हैं। साथ ही साथ उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, जैसा कि आप लोगों से ज्वाइनिंग लेटर या ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हमको, उसके बाद ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम दे पाते हैं। तो वो भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जिससे हम सारी चीज़ें आपको बता पाएँ कि कैसे कैसे हैं। जैसे कि आज एक भाई ने ये जो ज्वाइनिंग लेटर दिए थे और उनके हिसाब से हमने आगे की चीज़ें की हैं, तो सेम ऐसे ही आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे अलग अलग फोर्स पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फॉर्म्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको कि किस फॉर्मेट में कैसे कैसे फिल करने हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ मिलेंगे, वहाँ से प्रिंट करा के आप कर सकते हैं, और वरना आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ भी आए होंगे। अब बात करते हैं कि ये जितने भी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये कैसे आपको फिल करने हैं एक एक चीज़ पे। तो सबसे पहले एक ज्वाइनिंग लेटर देखते हैं और उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी जो है आपके, चाहे वो जितने ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके हो, अटेस्टेशन फॉर्म को लेके हो, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके हो, या एसएचओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके हो, इन सारी चीज़ों पे हम दे रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले एक ज्वाइनिंग लेटर है उसे देखते हैं और उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होंगे। और ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या ले जाना है, कैसे कैसी चीज़ें हैं जो दे रखा है, उसे भी हम एक बार देख रहे होंगे। तो ये एक भाई का ज्वाइनिंग लेटर हो जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर सीआईएसएफ आपको लिखा हुआ दिख गया होगा, और ये जो है ये 17/12/2024 को इनको बाई मेल आया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो भेजा गया था, ये दादरी विद्युत नगर, जो गौतम बुद्ध नगर कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पिन कोड भी दे रखा है, यहाँ से भेजा गया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे ये जो था, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर भी हमने बताया था कि सीआईएसएफ के लिए इनकी ज्वाइनिंग के लिए जो लेटर था और इनको ज्वाइन कहाँ करना है, तो यहाँ पे इस पर भी बता रखा है कि आरटीसी मुंडली ये जो है यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये अगर हम बात करें तो ये ओडिशा में पड़ेगी, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पे भुवनेश्वर। यहाँ पे सारी इनका एड्रेस दे रखा है। तो इस तरह से इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसे भी देख रहे होंगे। साथ ही साथ फिर जो फॉर्म है उन्हें भी हम जिस तरह से आपको फिल करना है वो सारी चीज़ें भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, तो एक बार इसे देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि आपको ये जो है आरटीसी मंडली पे ये 22/1/2025 को ज्वाइनिंग लेनी है। ऐसा नहीं है कि सबकी 22/1/2025 को है, कुछ लोगों की 15 तारीख से भी है। तो सीआईएसएफ में दो डेट्स दी गई हैं, एक 15 तारीख है और एक ये है। तो ये जो आता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने पहले ही भी दे रखा है कि आपके अगर जिस भी कास्ट से हैं आप, तो उस कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसा कि एससी एसटी कास्ट से हैं तो अपॉइंटमेंट मतलब इनसे ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसका कास्ट का या जो भी एसटी ट्राइब का सर्टिफिकेट होगा वो दिखाना होगा। सेम ओबीसी का है तो ओबीसी का दिखाना होगा, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि उसे मतलब चेक करने के लिए आपका जो आगे यहाँ पे बोले सब्जेक्ट टू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, या कह सकते हो इनकम सर्टिफिकेट भी देखा जा सकता है। इसी तरह से इन्होंने दे रखा है कि अगर इनमें कोई भी एविडेंस आपका गलत पाया जाता है तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने दे रखी हैं, और ये सारी चीज़ें आप पहले से भी जानते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे ये भी दे रखा है कि आपको ये बताया जाता है कि अगर आप जो डेट दी है उसमें पहुंचने में आप असफल होते हैं तो आपको मतलब वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। इस तरह से ये सारी चीज़ें। अब जो आगे की चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिल करके ले जानी है, चाहे वो करेक्टर सर्टिफिकेट हो या एसएचओ मतलब वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो। तो इन्होंने ये दे भी रखा है कि आपको एक तो सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर जो है, या एनेक्जर फोर्थ कह सकते हो इसे, ये आपको फिल करके ले जाना है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर कराने हैं वो इन्होंने दे रखा है कि ये एसडीएम के सिग्नेचर करा सकते हो, या फिर आप अपने डीएम के सिग्नेचर करा सकते हो, और एक और अधिकारी के सिग्नेचर होंगे। मीन्स ये दो का स्टेट ऑफिसर से आपको वेरीफाई कराना है। वहीं नेक्स्ट बात करें, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट जो है ये आपको कराना है एसएचओ से। एसएचओ मतलब आपके थाने में एसएचओ होंगे, उनसे कराना है। इन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे, इन सारे फॉर्म्स को भी देख रहे होंगे। फॉर्मेट भी हम डाल देंगे यूट्यूब अपने टेलीग्राम पे, साथ ही साथ ये आपके ज्वाइनिंग लेटर में ही मिल रखा होगा। और बाकी यहाँ पे रिसेंट साइज फोटोग्राफ है, उसकी 2 कॉपीज इन्होंने बोली है, इससे ज़्यादा ही आपको लेके जानी है, और ये हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो
वहाँ पे कई सारी चीज़ें और भी होंगी जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसा कि आपके पास यू मस्ट अ सिंपल सेविंग अकाउंट इन योर नेम इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मीन्स कह सकते हो आपके पास एसबीआई का एक सिंपल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ये सैलरी अकाउंट हो सकता है। और इंडिया बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग सेंटर, मतलब ट्रेनिंग सेंटर पे जाने से पहले एसबीआई का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। यू शुड ब्रिंग पासबुक, चेकबुक एंड एटीएम कार्ड। आपको एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक ये लेके जानी है। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके थे बैंक अकाउंट्स के बारे में। यू शुड आल्सो ब्रिंग पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। तो पहले आधार कार्ड तो आपका लगा था लेकिन पैन कार्ड नहीं लगा था, तो ये आपको लेके जाना है। और डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके डीबी में लगाए गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। डीबी के टाइम के एक बार वापस सुन लीजिए, डीबी के टाइम के सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, 10th-12th की मार्कशीट होती है, या अदर जो रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो सारे आपको लेके जाने हैं। वहीं आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ मनी भी लेके जानी है आपको। एटलीस्ट आज 8,000 रुपये तो आपके जो मेस का खर्चा है उसके लिए लेके ही जाने हैं आपको। और ये आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बाई चेक दे सकते हैं, जिस तरह से देना चाहते हैं दे सकते हैं। आगे और भी चीजें, यू शुड आल्सो कैरी योर पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग प्रॉपर क्लॉथिंग एंड वेडिंग एंड अदर आइटम्स डेली यूज मे बी रिक्वायर्ड बाय यू। तो कहने का मतलब ये कि आप डेली जो चीजें यूज करते हैं उसको भी आपको लेके जाना है। अपने प्रॉपर क्लॉथिंग मतलब कपड़े और बेड का सामान जो भी आपको लेके जाना है। ये नेक्स्ट आगे सारे फॉर्म्स होंगे, उन पर भी बात कर रहा हूँ। एक दो पॉइंट ये है जो आपको लेके जाना है, इंपॉर्टेंट चीजें, इन्हें देख लेते हैं। फिर यू आर एडवाइज नॉट टू बी इन पोजेशन ऑफ ज्वेलरी और एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। कहने का मतलब ये कोई भी आपको ज्वेलरी या फिर एक्सपेंसिव चीजें पहन के नहीं जानी है, क्योंकि वहां पे सुरक्षा का इतना प्रबंध होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपके जो गले के या हाथ के कुछ भी आप पहने हैं तो सोने चांदी के वो भी रखाए जाएं। आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो लॉकर में रख जाते हैं, लेकिन इन सारी चीजों का आपको स्वयं सुरक्षा करनी होती है, इसलिए आपको पहन के नहीं जाने हैं। नेक्स्ट, यू विल नॉट बी अलाउड टू कैरी मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्टिविटीज। और ट्रेनिंग एक्टिविटी होती है तो उस टाइम आपको मोबाइल चलाने नहीं दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि सेंटर पे नहीं लेके जाना है, सेंटर पे लेके जाना है, वहां पे आप रखेंगे, जब ट्रेनिंग हो रही होगी तो आपके पॉकेट में नहीं होना चाहिए वो। नेक्स्ट आता है, यू आर आल्सो एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी एक्सपेंसिव गैजेट और एनी एक्सपेंसिव आइटम, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, कोई भी एक्सपेंसिव गैजेट है, आइटम है, वो नहीं लेके जाना है आपको। नो टीएडीए विल बी एडमिसेबल फॉर द जर्नी। मीन्स आप यहाँ से जा रहे हैं, कोई भी ट्रैवल अलाउंस या फिर जो डीए है वो नहीं दिया जाएगा। मतलब अपने खर्चे से आप यहाँ से जाएंगे, बाई प्लेन जाएँ, बाई ट्रेन जाएँ या बाई बस जाएँ, जिस तरह से आप जाएंगे वो आपका खुद का खर्चा रहेगा। अब आगे अगर हम बात करें, the new restructured defined contribution pension system applicable for the new and entrants the central government service 1 जनवरी 2004 बिल आल्सो भी एप्लीकेबल टू यू। मीन्स ये है कि जो आपका कह सकते हैं पेंशन सिस्टम था जो 1 जनवरी 2004 वाला, तो वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सिग्नेचर अथॉरिटी के लगा के आपको लेके आने हैं, और इनमें दो अटेस्टेशन फॉर्म है। अटेस्टेशन फॉर्म अभी नीचे दिखेगा आपको, तो उसकी 2 कॉपीज है, मतलब एक कराना और उसके बाद उसकी कॉपी करा लेना। वहीं एनेक्सर 4 है, इस पर भी बात कर रहे होंगे। एनेक्सर 4 जो है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। वहीं एक एसएचओ सर्टिफिकेट है, ये क्या है इस पर भी बात कर रहे होंगे। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको लेके जानी है। और क्या क्या लेके जानी है, यहाँ पे आगे आरटीसी का नाम दे रखा है और यहाँ पे कमांडेंट के सिग्नेचर भी दे रखे हैं, सीनियर कमांडेंट के। तो ये सबके ज्वाइनिंग लेटर लगभग लगभग ऐसे ही होंगे। और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो जो आपका सेंटर है वो चेंज होगा, कमांडेंट के नाम चेंज होंगे, बाकी सारी डिटेल यही होगी। और यही आपको करना है जितने भी सीआईएसएफ वाले कैंडिडेट हैं वो। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे सारे फॉर्म्स जो हैं आपके ओपन हो जाते हैं। एक सबसे पहले फॉर्म आता है जो कि यहाँ पे अभी दिख भी रहा था कि अटेस्टेशन फॉर्म। अब इसे कैसे फिल करना है इस पर भी बात कर रहे होंगे। अटेस्टेशन फॉर्म, ये पूरा अटेस्टेशन फॉर्म है। और अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आपका एक और फॉर्म आ जाएगा जो कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। अब ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं, ये करेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट ये जो है वो एसएचओ सर्टिफाई करके देते हैं आपको। तो एसएचओ से कराना है। नीचे यहाँ लिखा भी है टू बी फिल्ड एंड साइंड बाय द एसएचओ ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन। मीन्स अपने लोकल थाने के जो एसएचओ हैं उनसे कराना होता है। नेक्स्ट एक चीज़ और आ जाती है जो कि सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। यहाँ पे 4 क्लासेस 3rd एंड 4th सर्विस अगर हम बात करें तो ये जो रहता है एनेक्सर 4th, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, मेंशन था, तो ये जो है ये आपको 2 आपके गेस्टेड ऑफिसर्स हैं उनसे कराना है। अब ये कैसे कैसे कराने हैं उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, फोटो फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें भी हम आपको बता रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपना अटेस्टेशन फॉर्म है वहाँ से, और एक एक चीज़ बाकी सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हो जाता है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म। होप आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले इन्होंने वार्निंग दे रखी है कि आप जितनी भी डिटेल देंगे, जो भी पूछा है इन्होंने बिल्कुल सही देंगे। अगर कोई भी फॉल्स पाई जाती है तो वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो रियल देनी है, फैक्ट बेसिस देनी है, जो भी आपके बारे में रियल है। तो ये हो जाता है। अब जो आगे है इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है एफिक्स साइंड पासपोर्ट साइज, ये 5 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर फोटो अप्रोक्स कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ। कहने का मतलब ये कि आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है आपको वही लगाना है, लेकिन 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 इसका जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर होना चाहिए।
मतलब अगर हम बात करें तो ये जो साइड हमारी 5 सेंटीमीटर और ये जो साइड है ये 7 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से ये 7 और ये 5 सेंटीमीटर कुछ ऐसा होना चाहिए। मीन्स जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटो होता है इससे थोड़ा सा बड़ा फोटो होगा जो यहाँ पे लगाया जाएगा और वो फोटो आपको लगाना है। साइज का ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम कई सारे कैंडिडेट ने ये साइज ये नहीं करा था तो उन्हें दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ गया था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, साइज यही 5:7 होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो लगातार लिखनी है, उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले अपना नाम लिखना है और यहाँ पे ये कैपिटल लेटर में अपना इधर नाम लिख देंगे। यहाँ पे सन नेम और नेम दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। फिर आप अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट एड्रेस इन फुल विलेज थाना, ये जितनी भी चीज़ें। तो पहले आप गांव का नाम लिखेंगे, फिर आपका तहसील थाना और जो ब्लॉक हो जाता है वो सारी चीज़ें, आपका पोस्ट जो हो जाता है वो लिखेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे। इवन आपका डिस्ट्रिक्ट और सारी चीज़ें आपको मतलब जो पूरा कंप्लीट एड्रेस होता है वो यहाँ पे नोट डाउन कर देना है आपको। इतना करने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो है उस कॉलम पे चलते हैं। अब यहाँ पे होम एड्रेस इन फुल विलेज थाना, ये जो है वापस से ये जो होम एड्रेस है, कुछ लोगों के परमानेंट और दोनों तरह के एड्रेस अलग होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे दूसरा एड्रेस जो है वो आपको डालना है। अगर किसी का परमानेंट और जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो सेम है तो यहाँ पे डाल देंगे वो, ठीक है। मतलब अब आगे जो आता है बी पॉइंट है, इफ ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश द एड्रेस इन द कंट्री एंड द डेट माइग्रेशन टू इंडियन यूनिटी सॉरी यूनियन। तो कहने का मतलब ये सॉरी यहाँ पे आपने यहाँ अपना एड्रेस डालना है जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, और यहाँ पे जो एड्रेस है यहाँ पे ये डालना है अगर कोई पाकिस्तान है या वहाँ से माइग्रेट हुआ है या फिर उधर गया है तो ये आपको नहीं करना है। ये वाला जो कॉलम है ये फ्री छोड़ देना है, सॉरी 3 कॉलम जो है वो आपका फ्री रहेगा। वहीं आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर इफ अवेलेबल मीन्स सबके पास होगा ही आधार कार्ड, वो यहाँ पे डाल देना है। फिर पैन कार्ड जो है वो डाल देना है, यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल है यहाँ पे डालनी है। इसी वजह से हम बोल रहे थे कि पैन कार्ड की जरूर पड़ेगी, और जिसका पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड तो होगा ही सबके पास, पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड अपना बनवा लीजिएगा, अभी टाइम है बन जाएगा। फिर नेशनलिटी डालनी है जो कि यहाँ पे आप इंडिया डाल देंगे, इंडियन डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज और एज एट मेट्रिकुलेशन, ये 3 चीज़ें ये कैसे कैसे डालनी है इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीओबी, ये तो आपको पता होगी, यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप डीओबी। नेक्स्ट आता है आपकी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज आपने कुछ करना नहीं है, सीधे गूगल पे जाना है और गूगल पे आप एज कैलकुलेटर उसे ओपन करेंगे। एज कैलकुलेटर में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे तो वो वहाँ दिखा देता है कि आपको कितने दिन, कितने साल, कितने महीने के हैं। मान लो आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली। नेक्स्ट अगर आप आते हैं कि मतलब 16 तो नहीं होगा, मतलब 20 साल 2 महीने 4 दिन इस तरह से, तो वो आपको पूरा लिखना है कि 20 ईयर 2 मंथ एंड 4 डेज, इस तरह से आपको पूरा लिख देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है मेट्रिकुलेशन, मीन्स 10th के टाइम में आपकी एज क्या थी तो वो भी देख लेंगे। तो 10th के सर्टिफिकेट पे जो ईयर लिख रखी है उसके हिसाब से अपनी एज काउंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी 10th के टाइम हम 15 साल के थे, 16 साल के थे, इस तरह से। तो ये आपको लिख देना है वहीं, फिर ये कॉलम जो है आपका डन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, यहाँ पे आता है प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आप जहाँ पैदा हुए थे उसका डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है, और मतलब स्टेट जो है वो भी लिखना है। तो आप मान लो आप गांव का नाम लिख देंगे जहाँ गांव में पैदा हुए थे, फिर उसके बाद आपने लिखना है आपका डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आपका स्टेट, इस तरह से आपका लिख देना है। अब डिस्ट्रिक्ट स्टेट वही होगा जिससे आप बिलोंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर की, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि फादर के बारे में लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि फादर जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखना है आपको, और स्टेट के बारे में लिखना है। फिर अपना यहाँ पे रिलीजन लिख रहे होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में यस नो आपको लिखना है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यस नो लिखेंगे। और यहाँ पे आगे आ जाते हैं तो इन्होंने दे रखा है पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेस वेयर आर यू हैव रेसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 5 ईयर्स इन केस ऑफ स्टे अब्रोड। मीन्स विदेश में कभी आप 1 साल रहे हैं और इसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड करना है तो यहाँ पे लिखना है आपको। लेकिन ऐसा कैंडिडेट बहुत कम होंगे तो यहाँ पे ये ब्लैंक ही हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये है कि किस डेट से आप रहे हैं, यहाँ पे किस डेट तक रहे हैं, तो वो सब लिखना है, ये यहाँ पे नहीं है। फिर आगे जो आ जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उस पर लिखते हैं। यहाँ आता है कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है। यहाँ पे डिटेल जो है आपको फिल करनी है फादर के बारे में, मदर के बारे में, स्पाउस अगर आपकी पत्नी है तो उसके बारे में भी फिल करनी है, और नहीं है तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने दे रखा है नेम इन फुल एंड एलियासिस इफ एनी। एलियासिस मतलब होता है कि उपनाम या फिर सरनेम, आपको पूरा नाम लिखना है और सरनेम भी लिखना है। अगर सरनेम है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो कॉलम है नेक्स्ट कॉलम आपका आ जाता है, इसमें नेशनलिटी लिखनी है, बाई बर्थ है या बाई डोमिसाइल है, मीन्स सबके लोगों की जो होती है नागरिकता कह सकते हैं एक तरह से, बाई बर्थ होती है लोगों, तो यहाँ पे आपको वो बाई बर्थ लिख देना है इस कॉलम में। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं तो प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कहाँ पे जन्म हुआ था। अब ये जन्म आपका नहीं लिखना है, यहाँ पे फादर का जन्म, मदर का जन्म
और फिर यहाँ पे स्पाउस है तो स्पाउस का जन्म। अब ऐसा है कि मदर का जन्म अपना गाँव मत लिख देना, ये जो मदर के मतलब जो मायका होगा वो लिखना है आपको। फादर का तो वही होगा जो आपका मतलब जहाँ पे आप रहने वाले होंगे वही, लेकिन मदर का जो होगा उनका मायका होगा वो लिखना है। और यहाँ पे ऐसा करना, आप फादर का जो लिखेंगे वो विलेज नाम और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट भी लिख देना, साथ ही साथ मदर में भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देना है, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि मदर दूसरे स्टेट से होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन, अगर उनका ऑक्यूपेशन फादर का कुछ है, जैसे फादर अगर टीचर है तो टीचर लिख देना है, या फिर फार्मर है फार्मर लिख देना है। ऐसे मदर अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखना है, या इसके अलावा जो जॉब करती है वो लिख देना है। वहीं अगर हम बात करें आपका जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है ये लिखना है, यहाँ पे मदर का भी लिखना है, साथ ही साथ परमानेंट जो आपका होम एड्रेस है वही लिखना है। कुछ लोगों के ये दोनों सेम होंगे, कुछ लोगों के अलग हो सकता है कि परमानेंट एड्रेस तो ये हो लेकिन वो किसी सिटी में रह रहे हो, तो उनके लिए ये जो होगा आपका फर्स्ट कॉलम होगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और इसमें जो होगा उनका कुछ और आ जाएगा, मीन्स जहाँ पे वो रह रहे हैं यहाँ पे वो लिख देंगे, क्योंकि ये जो पोस्टल एड्रेस है बाई पोस्ट जो चीज़ें जाएंगी वो यहाँ पे जाएंगी आपके, क्योंकि यहीं पे आप रहेंगे वहाँ से मतलब एड्रेस से लेने के लिए, वरना फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे आप होंगे नहीं तो कैसे ले पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ उन लोगों के बारे में लिखना है, मीन्स इन्फॉर्मेशन टू फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए, तो ये आपके लिए नहीं है, उस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। वहीं अगर हम बात करें तो आपकी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज सिंस 15th ईयर ऑफ एज, मतलब 15 साल की एज से आपने जो कोर्स किए थे उसमें मेंशन करना है आपको। मेनली यहाँ पे 10th और 12th ही आपको फिल कर देना है। सबसे पहले आप 10th फिल करेंगे, देन 12th फिल करेंगे। 10th की अगर हम बात करें डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग, अब बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होगा कि एंट्रिंग की डेट हम कहाँ से लाएंगे, लिविंग की डेट कहाँ से लाएंगे। तो लिविंग डेट तो आपकी जो मार्कशीट होती है उसमें सबसे नीचे लिख रखा होता है कि मार्कशीट जो थी कभी सूखी गई थी, वही आपकी मार्कशीट, या फिर कह सकते हो 10th की लिविंग डेट। लिविंग डेट का मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल कब छोड़ा था, ये है कि कब एंड हुआ था आपका 10th। वहीं एंट्रिंग डेट की बात करें तो आप 1 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट लिखनी है कि आप 10 अप्रैल को गए थे, 7 को गए थे, ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल और जो सन है आपकी वो लिख देना है। जैसे आप मान लो हाई स्कूल आपका जो है वो हुआ है 2000 मान लो 19 में हुआ है या 2018 में हुआ है, तो 2018 में आपकी लिविंग डेट तो 2018 हो गई, लेकिन जो स्टार्टिंग डेट होगी तो 1 अप्रैल 2017 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप लिख देंगे। और फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन पास्ट, मतलब एग्जामिनेशन पास्ट ये है कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ क्वालिफाइड या फिर यस लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें और ब्रैकेट में सन लिख देंगे कि किस सन में आपने कंप्लीट किया था। वहीं अगर हम बात करें डेट ऑफ एंट्रिंग, यहाँ पे सेम वही लिखनी है, मतलब ऐसा नहीं कि 10th वाली कॉपी कर देनी है, यहाँ पे 1 अप्रैल से लिखना है और सन आपकी चेंज हो जाएगी जो सेशन होगा वो। नेक्स्ट फिर लीविंग की डेट जो होगी सर्टिफिकेट के नीचे लिख रखी होती है, तो वहाँ से देख के लिख देंगे। सेम ऐसे यहाँ पे यस लिख के और ब्रैकेट में लिख देना है आपको कि हाँ इस सन में हमने पास किया था। तो इस तरह से आपका ये कॉलम हो जाएगा। अब कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें यहाँ पे इशू होगा कि हमने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो ग्रेजुएशन डालें या नहीं डालें। तो अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म जब फिल किया था तो वहाँ पे ग्रेजुएशन फिल की थी, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन फिल कर देना, और नहीं की थी तो नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपके जमा हो जाएंगे वहाँ पे, इस वजह से हम बोल रहे हैं ऐसा। तो ये हो जाता है। वहीं यही फॉर्म था बीएसएफ में जो था वो ऑनलाइन फॉर्मेट में भरवाया गया था, यहाँ पे जो है ऑफलाइन फॉर्मेट में भरवाया गया, बस इतना सा अंतर, बाकी कुछ नहीं है। अब आगे अगर हम बात करें तो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, मतलब कोई भी कह सकते हो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के अंडर आपने कभी जॉब की है या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब की है, तो यहाँ पे बताना है। गवर्नमेंट में की है तो आप बता सकते हैं, प्राइवेट में अगर की है तो बताना चाहें तो बता सकते हैं कि आपने इस डेट से इस डेट तक की थी, वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप स्टूडेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है जॉब नहीं किए होंगे तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर इन्होंने दे रखा है जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था, तो यहाँ पे इस बॉडी जो थी यहाँ पे उसके बारे में बताना है आपको। और मतलब ये फिल नहीं करना है ऑब्वियसली, यहाँ पे बस इन्होंने कुछ रूल्स बता रखे हैं कि आप अगर इसके मतलब आए हैं तो यस और नो आपको आंसर देने, तो बस इसे आपको खाली छोड़ना है। जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं वो प्रीवियस आपकी गवर्नमेंट जॉब है तब तो इसे देख सकते हैं, वरना अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो इसे खाली छोड़ना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, ये जो है आपको बड़े ध्यान से भरने हैं, और इसके लिए एक चीज़ और भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जैसा कि बोल रखा है कि ये जो है इनमें यस या नो फिल करने कि आप अंडर डिटेंशन रहे हैं, कभी अरेस्ट हुए हैं या कभी क्लेम हुआ है और फाइन डाला गया है आप पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में इन्होंने पहले भी एक चीज़ दे रखी है ऊपर, आई थिंक इसी लेटर में होगी या फिर किसी और के ज्वाइनिंग लेटर में दे रखी थी। इन्होंने ये दे रखा था कि अगर आप सॉरी कॉलम 11 को आप अगर फिल करते हैं तो आप उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पे भेजनी होंगी, मतलब ज्वाइनिंग लेने से पहले ये सारी चीज़ें। फिफ्थ पॉइंट है जैसा कि ये है
यहाँ पे इन्होंने दे रखा था कि जैसे कि इनकेस मतलब अगर आप आंसर देते हैं जो कॉलम 15 है इसमें यस अगर आंसर देते हैं तो आपको कहीं अगर केस हुआ है तो उस सब के डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग लेने से पहले यहाँ पे सेंड करने होंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं, और इनमें से किसी भी चीज को यस कर रहे हो तो अपने ज्वाइनिंग सेंटर पे आपको पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जो केस चला है या आपको मतलब कह सकते हो पकड़ा गया था, तो उस सबके जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे पहले ही सबमिट करने होंगे। उसका एड्रेस जो है आप सीधे से जानते हैं, आपको एड्रेस तो वहाँ पे दिया हुआ है आपको ज्वाइनिंग लेटर पे, तो वो डॉक्यूमेंट जो उनकी कॉपीज आपको फिर सबमिट करनी होंगी वहाँ पे, और उनके रिप्लाई आने के बाद ही ये सारी चीजें होंगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप यस कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको भेजने होंगे, अगर नो कर रहे हैं तो ज्यादातर कैंडिडेट है उनका नो ही होगा। जैसे कभी अंडर डिटेंशन रहते हैं तो ये नो ही हो जाएगा ज्यादातर का, अगर वो केस में किसी में इन्वॉल्व रहे हैं तो उसमें ही ये यस होंगे, वरना फिर नो ही हो जाएगा। फिर कभी अरेस्ट किया गया था तो ये भी नो हो जाता है, या कभी प्रोसिक्यूटेड किया गया था, या फिर मतलब कोई चार्जशीट बनाई गई थी आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस की किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो यहाँ पे नो ही आ जाएगा। जिसका यस है वो यस लगाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि आपको सारी चीजें ना अपनी एक फैक्ट बेसिस पे आप सही भरनी है। अगर कोई गलत होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है उस चीज से, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, सारे वेरिफिकेशन होते हैं, इस वजह से सारी सही भरिएगा। हम ये जो बता रहे हैं एक आइडियल स्टूडेंट के हिसाब से बता रहे हैं, जिसने मतलब कभी कोर्ट वोर्ट में नहीं गया या फिर कोई केस वेस नहीं हुआ है उसके नाम से। नेक्स्ट हम बात करें, कोई भी अगर पेंडिंग केस है क्रिमिनल कोर्ट में आपके अगेंस्ट, तो वो भी बताना है कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो सही, बनना नहीं है तो नो लगा देंगे। नेक्स्ट आता है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफिस, मतलब ऑफिस नहीं, यहाँ पे ऑफेंस होगा, तो कोई भी मतलब कोर्ट ऑफ मतलब कह सकते हो लॉ के अंतर्गत आपको कभी कन्विक्टेड पाया गया है या फिर विक्टिम पाया गया है, तो फिर सॉरी कन्विक्टेड का मतलब है कि कोई केस चला है ऐसा कह सकते हैं आप, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कोई वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग सेंटर, या फिर कह सकते हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मीन्स ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको बाहर निकाला गया है, तो यहाँ पे भी नो लगा देंगे। जैसे आप अभी जा रहे हैं सीआईएसएफ की ट्रेनिंग करने, तो वहाँ पे आपको कोई मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है और वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन कभी हुई है पहले, अगर हुई है तो मतलब यस वरना नो, यहाँ पे ज्यादातर का नो ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आ जाता है कि कभी किसी यूनिवर्सिटी है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने मतलब आपको कभी रस्टिकेट किया है या स्कूल से रस्टिकेट किया गया है, यहाँ पे अगर रस्टिकेट किया गया है तो आप यस लगा देंगे, वरना नो हो जाएगा। और जहाँ पे यस लगाएंगे उन सबके डॉक्यूमेंट आपको वहाँ सेंड करने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हैव यू एवर बीन डिवाइड डिस्क्वालीफाइड बाय ने पब्लिक कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मीन्स कह सकते हो आप कभी पब्लिक कमीशन या एसएससी के एग्जाम से आपको बाहर निकाला गया है, अगर निकाला गया है तो यस वरना नो। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आ जाता है, इफ द आंसर टू एनी ऑफ द एबव मेंशन क्वेश्चन इज यस, यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि अगर आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपने यस में दिए हैं तो कोई पनिशमेंट है या फिर कोई भी कन्विक्शन है, कोई सेंटेंस आपको सुनाया गया है, सेंटेंस मीन्स कोई सजा सुनाई गई है, तो या कोई कोर्ट ये सारी चीजें हैं आपको कह सकते हो कि केस है या पेंडिंग चल रहा है, तो उस सब के बारे में आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको दिखाने होंगे, और ये जो है आपको पहले सबमिट भी करने हैं उनके पास, अगर यस किया है तो। फिर इन्होंने दे रखा है जो वार्निंग टिप है उसे पढ़ लीजिए, मतलब वार्निंग जो है एट द टिप, मतलब स्टार्टिंग में जो वार्निंग दे रखी है उसे पढ़ लीजिए। कोई भी चीज़ गलत देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, इसके संबंध में आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है या अदर कार्रवाई भी की जा सकती है, तो ये है। और यहाँ पे यस और नो में ही आपके जो आंसर है वो देने हैं आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी टू रेफरेंस होम यू आर नोन। कहने का मतलब ये कि दो लोगों के यहाँ पे नाम लिखने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जिन्हें आप जानते हो, आपकी लोकेलिटी के ठीक ठाक इंसान है और जो आपके बारे में कभी भी वेरीफाई किया जाए, कुछ पूछा जाए तो वो सही बता सकते हैं। तो ऐसे दो लोगों के नाम लिखना है, ऐसा नहीं फैमिली मेंबर के नाम लिखने, आसपास के किसी दो लोगों के नाम लिखने, और ऐसा करना कोई ऐसे लोगों के नाम लिखना जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आपके कोई वेरिफिकेशन करने के लिए आता है तो वो आपके बारे में कुछ भला बुरा बता देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे दो लोगों के यहाँ पे नाम लिख देना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, वरना उनके नाम के आगे कुछ नहीं लिखना है, इतना ही छोड़ देंगे तब भी हो जाएगा। फिर आगे आता है डिक्लेरेशन, यहाँ पे देना है कि ये दे रखा है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने मतलब बताई है यहाँ पे सही है, ऐसा करके यहाँ पे डिक्लेरेशन है। और अगर किसी भी मतलब सर्कमस्टेंसेस में मैं गलत पाया जाता हूँ तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है अगर इनकी फिटनेस के हिसाब से नहीं पाया जाता हूँ तो मेरे साथ जो भी कार्रवाई होगी वो करने के लिए मतलब मैं तैयार हूँ। इस तरह से आपको फिल करना है, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, डेट आ जाएगी और प्लेस आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें फिल करने के बाद आपका हो जाएगा। अब ये जो है वो आपने नहीं फिल करना है, ऑफिस के द्वारा फिल करना है। अब जो आगे चीज़ें आती हैं इस पर बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एसएचओ से आपको फिल कराना है। और जैसे ही आप एसएचओ साहब से ये फिल करा लेंगे उसके जस्ट बाद ही आपको ये जो है फिल कराना होगा। अब कैसे फिल कराना है इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका एंटीसीडेंट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है, जो कि आपके थाने के एसएचओ साहब हैं वो फिल करते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले
यहाँ पे जो फिल करना है वो होगा क्या क्या, इससे पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। मीन्स आपका जो भी नाम है, जैसे आपका नाम मोहन है तो मोहन कुमार सन ऑफ, आपके फादर का नाम अगर रामलाल है तो यहाँ पे रामलाल आ जाएगा। तो बस मोहन कुमार सन ऑफ रामलाल। यहाँ पे आपके गाँव का नाम आ जाएगा, आपका पोस्ट आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपका जो पुलिस स्टेशन है वो आ जाएगा और आपका स्टेट आ जाएगा। इतना होने के बाद यहाँ पे ये जो है ये वास्तव में इसका मतलब ये है कि जो आपके एसएचओ है वो वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाइड बाय मी मींस जो एसएचओ है वो वेरीफाई करते हैं कि एंड फाउंड दैट देयर इज नो एडवर्स नोटिस either publicly or otherwise are recorded in police station as such there is no objection to his appointment in central industrial police force। कहने का मतलब ये है कि वो वेरीफाई कर रहे हैं कि इनके रिगार्डिंग कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी या कोई प्रीवियस केस नहीं मिला, इस वजह से ये बिल्कुल लायक हैं सीआईएसएफ में ज्वाइनिंग लेने के। तो इस तरह से वो वेरीफाई करके दे देंगे और नीचे जो है आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके वो दे देंगे, साथ ही साथ उनकी जो मोहर होगी थाने की वो लगा देंगे। इस तरह से ही हो जाएगा। लेकिन क्या इतने से ही काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, वो भी यहाँ पे आपको साइड में अटैच करना है। अब जो फोटो है इस साइड करना है या इस साइड करना है, इस पे भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था कैंडिडेट को इसमें दिक्कत हो गई थी, दोबारा से उन्हें बनवाना पड़ा था। तो और ऐसे में अधिकारी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, वापस से नहीं बना के देते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इधर लगाएंगे, क्योंकि इधर लगा दिया तो फाइल होगी, फाइल में यहाँ पे छेद किया जाता है और इस वजह से ये आपका खराब हो जाएगा। तो इस वजह से राइट साइड में आपको फोटो लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इस पे भी आपके मोहर और सिग्नेचर एसएचओ साहब के होने चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है आपको ध्यान से करा लेनी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आप ये कराएंगे फॉर्म तो फिल कराना है, यहाँ पे साइन और ये सब होंगे, साथ ही साथ एसएचओ साहब के आपको फोटो पे भी ये सारी चीजें ले लेनी है। तो यहाँ पे इतने से आपका काम हो जाएगा। और इस तरह से कैरेक्टर एंड जो एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट है आपका डन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ये सर्टिफिकेट डन होगा, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप जाएंगे और अपने तहसीलदार के पास जा सकते हैं, एसडीएम के पास जा सकते हैं, डीएम के पास जा सकते हैं, एसडीओ, या फिर गवर्नमेंट जो इंटर कॉलेज है उसके प्रिंसिपल के पास जा सकते हैं। जितने भी गेजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके किसी के भी पास जा सकते हैं और उन्हें दिखाएंगे कि हमारा जो एसएचओ साहब ने ये वेरीफाई कर दिया है, ये हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, हमको ज्वाइनिंग चाहिए और इसके लिए आपके कुछ सिग्नेचर की जरूरत होगी, कुछ वेरिफिकेशन की, तो आप कर दीजिए। तो वो ऐसा करने पर कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सॉरी, तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर है, एक तरह से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। वो जो था वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो था, लेकिन वो पुलिस वेरिफिकेशन के बेसिस पे था कि पुलिस के हिसाब से आपका कैरेक्टर क्या है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे भी यही सारी चीजें होनी है कि यहाँ पे आपका नाम आएगा कि सर्टिफाइड डेट आई एम सॉरी आई हैव नोन मिस्टर दिस, और यहाँ पे आपके फादर का नेम। कहने का मतलब है अब यहाँ पे सर्टिफाई कर रहे हैं जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं वो कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि ये जो इंसान है इनके फादर का नेम ये है और मैं इन्हें लास्ट इतने दिनों से जानता हूँ और मेरे हिसाब से ये मतलब कैरेक्टर में बहुत अच्छे हैं और इनके रिगार्डिंग कोई भी गलत चीज़ नहीं है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लायक हैं। इस तरह से वो कर देंगे। और यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे आपका नाम आ जाना है कि ये मुझसे संबंधित नहीं है। ये ऐसा इसलिए लिखवाया जाता है कि अगर आप उनके रिश्तेदार होंगे तो आप आराम से कुछ भी लिखवा सकते हैं। इस वजह से अधिकारी खुद सर्टिफाई करके देते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, ये मेरे से मतलब जानता तो हूँ लेकिन मेरे से ऐसा नहीं कि संबंधित है, मेरे से फैमिली में या इस तरह से नहीं है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। वहीं यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, जिस जगह के वो अधिकारी होंगे वो, वहीं डेट आ जाएगी, सिग्नेचर करेंगे वो, और यहाँ पे डिजिग्नेशन लिख देंगे कि वो वीडियो है क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पे वो अपनी मोहर भी लगा देंगे, सिग्नेचर और मोहर दोनों। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो एक अधिकारी का नाम तो यहाँ हो जाता है। फिर इसी के बाद तुरंत दूसरे अधिकारी से पास जाना है आपको, चाहे वो अगर आप पहले तहसीलदार के पास जा चुके हैं तो अब एसडीएम, डीएम या फिर इंटर कॉलेज प्रिंसिपल किसी के भी पास जा सकते हैं। और यहाँ पे जाके यहाँ पे सॉरी, ये जो नीचे वाला है डीएम या एसडीएम से ही फिल कराना है, ऊपर वाला तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से करा लेना है, लेकिन ये नीचे वाला जो है वो एसडीएम या डीएम में से किसी एक से। तो मान लो आप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर जो अपना तहसीलदार है उनसे ये ऊपर वाला फिल करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पे ये जो है वो दूसरे अधिकारी जो एसडीएम या डीएम है वो आपको सर्टिफाई करके देते हैं कि मैं ऊपर जो बात कही है उससे सेटिस्फाइड हूँ और ये जो इंसान है उनका कैरेक्टर अच्छा है और मैं भी इन्हें सर्टिफाई करता हूँ। कुछ इस तरह से ये चीज़ें होंगी। यहाँ पे जो प्लेस है ये आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगी, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे उन अधिकारी या डीएम हो सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, या एसडीएम हो सकते हैं। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन डीएम है, एसडीएम ये आ जाएगी, साथ ही साथ वो अपनी मोहर भी लगा दें यहाँ पे और सिग्नेचर भी कर देंगे उसके ऊपर। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें सारी चीज़ें इतने पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हो जाता है आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो था हमने बता दिया, 2 गजेटेड ऑफिसर से ऐसे कराना है और ऊपर ये जो है वो एसएचओ से फिल कराना है। इसके ऊपर जो आपका सॉरी अटेस्टेशन फॉर्म था ये आपको खुद फिल करना है, नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं। इस तरह से जो आपका हो जाता है ये तीनों फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो जाता है तीनों फॉर्म के बारे में। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भैया एक चौथा फॉर्म भी मिला है जो कि ये परसिस्ट 4 या एनेक्सर 4 जो था वो यही था। कहने का मतलब ये या तो आप इंग्लिश में फिल करा सकते हैं या इसी चीज़ को आप जो है वो हिंदी में फिल करा सकते हैं। केवल एक कराना है, या तो
हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, ऐसा नहीं है दोनों कराने, दोनों में से कोई एक कराएंगे तो आपका हो जाएगा। तो बस ये था सीआईएसएफ के जो तीनों फॉर्म्स थे उनके बारे में। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे, कई सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भैया सीआईएसएफ के बारे में बता दीजिए हमको क्या क्या भरना है और कैसे कैसे भरना है। तो जितनी चीज़ें थी सीआईएसएफ के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इससे अब आपको कोई डाउट नहीं रहने चाहिए कि किस तरह से आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। और इसी के बाद हम सीआरपीएफ और बीएसएफ का पहले ही बता चुके हैं, आईटीबी भी हो जाता है या फिर असम राइफल्स हो जाता है, एसएसएफ, उन सबके जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी, ज्वाइनिंग लेटर आते रहेंगे, हम उनके बारे में बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होप सो या तो सीआरपीएफ या आईटीबीपी या फिर अपना एसएसबी है उस पर होने वाली है। तो ये सारे लोग जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जिससे हम आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताते रहें। और ये जो ज्वाइनिंग लेटर था उसके बारे में हम बता चुके हैं। आपके कोई भी डाउट है तो अब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारे कमेंट्स के हम रिप्लाई देते हैं और देते रहेंगे। तो बस ये है। और सीआईएसएफ के ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स कौन कौन से फिल करने हैं, चाहे वो अटेस्टेशन फॉर्म हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या एसएचओ सर्टिफिकेट हो, जितनी भी चीज़ें थी अब वो हम आपको बता चुके हैं। होप सो आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है हमारा ऑफिशियल जो पीजे प्लेनेट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, पर्सनली वहाँ से बात कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैसेज डाल के आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, @PJ Planet करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस ये था इस वीडियो में, होप सो आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे। और बीएसएफ से रिगार्डिंग कोई भी कैंडिडेट है उन्हें कुछ भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे, और उसमें 2-3 वीडियोस हैं जो बीएसएफ की ज्वाइनिंग से रिलेटेड है, सारी चीज़ें उसमें बताई हैं, फॉर्म 7 सारे किस तरह से फिल करने हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी और आपको लगता है कि हमने मेहनत की या कुछ भी आपको आसानी हुई है अपने फॉर्म फिल करने में या फिर कुछ भी जानकारी मिली है, तो आप यहाँ से लाइक कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे की जो वीडियो है वो भी इन्हीं तरह के टॉपिक्स पर आती रहती हैं, तो जुड़े रहिएगा हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।